हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पेरोल सिस्टम को टैली ERP 9 में कैसे मेंटेन किया जाता है। और हमने बहुत ही सिंपल वे से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे पूरे पेरोल सिस्टम को। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कंपनी क्रिएशन से। कंपनी को क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम ऑल्ट F3 में जाते हैं और गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट कंपनी की ऑप्शन को मैं चूज कर रही हूँ। कंपनी को मैं इसलिए क्रिएट कर रही हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर कंपनी में आपको सिर्फ एक पेरोल सिस्टम कैसे एनेबल किया जाता है और मेंटेन किया जाता है वो सिखाऊंगी। कंपनी का नाम रख देते हैं, कुछ भी नाम रख देते हैं इसका, सपोज केशव लिमिटेड, एड्रेस करनाल, कंट्री इंडिया, स्टेट हरियाणा, और यहाँ पे कंपनी की कॉन्टेक्ट डिटेल्स। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम 1 अप्रैल, बुक्स बिगिंस फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। और यहाँ पे मैं टेलीपोर्ट पासवर्ड का यूज़ नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं कोई सिक्योरिटी कंट्रोल फीचर को यहाँ पे ऑन कर रही हूँ। और ये मैंने कंपनी को क्रिएट कर लिया। अब हम केशव लिमिटेड में हम देखेंगे कि हमने पेरोल सिस्टम को कैसे अनेबल करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि कंपनी में अकाउंटिंग फीचर्स में जाकर, फीचर्स का ऑप्शन कैसे आता है, F11 को प्रेस करेंगे तो कंपनी फीचर्स हमारे सामने आ जाएंगे। अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, TSS फीचर, एड ऑन फीचर और क्विट। इस अकाउंटिंग फीचर में को अगर हम जाएं तो हम देखते हैं कि इसका जो थर्ड सेक्शन है कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट, उसमें ये हमसे पूछता है मेंटेन पेरोल। वैसे यहाँ पे ये येस हुआ है, लेकिन अगर नो है तो हम इसको येस कर लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे पेरोल सिस्टम को अब अनेबल करना है। यहाँ पे ऑलरेडी अनेबल्ड है, लेकिन अगर यहाँ नो है तो हम इसको येस कर लेंगे। मेंटेन पेरोल येस। और आप साथ में ही देख रहे हैं कि एक और फीचर है मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, तो हम इसको भी येस कर देंगे। तो ये दो फीचर जब हम येस कर देते हैं तो हमारा जो पेरोल का फीचर है वो क्रिएट हो जाता है। तो हम इसको अनेबल कर दिया हमने और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब उसके बाद स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर में चलते हैं और यहाँ पर भी हमारे सामने एक फीचर है अनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी। अनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी, यहाँ हम इसको भी अनेबल कर देंगे, यस कर देंगे। और वो पूछता है सेट पेरोल स्टैट्यूटरी डिटेल्स, तो हम यहाँ पर यस कर देंगे। जैसे हम इसको यस कर देंगे तो ये कुछ स्टैट्यूटरी डिटेल्स हमारे सामने पूछ रहा है। इसमें हमसे वो पूछता है प्रोविडेंट फंड, कंपनी कोड, कंपनी अकाउंट ग्रुप कोड, कंपनी सिक्योरिटी कोड। ये अलग अलग डिपार्टमेंट है क्योंकि देखिए हमने स्टैट्यूटरी फीचर को अब ऑन किया है। स्टैट्यूटरी क्या होता है, वैधानिक। कुछ जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उनकी तरफ हमारी कुछ वैधानिक जो है कर्तव्य होते हैं, यानी कि हम ये ज़रूरी होता है कि कुछ हिस्सा जो है हम उसके सैलरी में से काट के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डालें, और ऐसा ही एक पार्ट जो है एम्प्लॉयर अपनी सैलरी में से भी उसके प्रोविडेंट फंड में डालता है। तो ये जो स्टैट्यूटरी डिडक्शंस होती हैं उसके लिए वो अलग अलग तरीके की डिडक्शन होती हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड डिडक्शन है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है, NPS है, इनकम टैक्स है। तो ये सब जो है वो स्टैट्यूटरी डिडक्शंस हैं। डिडक्शन मीन्स काटना, उनकी सैलरी में से एक पोर्शन इन सब चीज़ों का कटता है। तो यहाँ पर हर डिपार्टमेंट से हमें जब वो हम PF काटते हैं और हम उसको जमा कराते हैं तो हमारा जो प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट है उसमें से हमें एक नंबर मिला होता है, कंपनी कोड है। तो ये जो डिटेल्स वो हमसे मांग रहा है तो वो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट, जैसे प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट से हमें पता होगा कि हमारा कंपनी का कोड क्या है, कंपनी का अकाउंट ग्रुप कोड क्या है, सिक्योरिटी कोड क्या है,
उसी तरह से हमें ये भी पता होगा कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो है, जो हम अपने एम्प्लॉयज़ की इंश्योरेंस, जो हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो स्टेट इंश्योरेंस में कवर्ड हैं, तो उसमें कंपनी का कोड क्या हमें प्रोवाइडेड है, ESI ब्रांच ऑफिस क्या है। तो ये वो जो डिटेल्स हैं, ये सारी डिटेल्स हमें कंसर्न्ड डिपार्टमेंट से मिलती हैं, तो हम ये सारी डिटेल्स उसमें पुट कर देंगे, राइट कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए कंपनी का कोड हमें ये मिला हुआ है, हमने डाल दिया। अकाउंट ग्रुप जो है वो हमारा ये है, हमने डाल दिया। इसी तरह से सिक्योरिटी कोड जो है वो हमारा इस तरह से सिक्योरिटी कोड है। तो ESI ब्रांच में हमारा कंपनी कोड क्या है, ठीक है। इसी तरह से ब्रांच ऑफिस कहाँ है, स्टैंडर्ड वर्किंग डेज पर मंथ कितने हैं। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं वो जनरल डिटेल्स हैं जो हमें कंसर्न डिपार्टमेंट से मिल जाती हैं और हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम इसको इस तरह से, अभी मैं ब्लैंक छोड़ रही हूँ और हमने इसको डाल के हम इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं Ctrl+A करके। अब हम बाहर आते हैं और हमने ये देखा कि इस अभी तक कि हमने किस तरीके से कंपनी क्रिएट की और कंपनी में पेरोल फीचर को अनेबल किया है। अभी अनेबल हो गया है, ठीक है। अब आप देख सकते हो गेटवे ऑफ टैली में आपको नजर आ रहा होगा कि अकाउंट मास्टर्स में अकाउंट्स इन्फो, पेरोल इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो, यानी कि अब पेरोल इन्फो इसमें ऐड हो चुका है। अगर हम वो फीचर अनेबल ना करते तो यहाँ पे पेरोल इन्फो मास्टर्स में नहीं दिखा रहा होता, ठीक है। अब हम चलते हैं पेरोल इन्फो में। आपको मालूम होगा कि जैसे आप अकाउंट्स इन्फो में जाके ग्रुप और लेजर क्रिएट करते हैं, इसी तरह से पेरोल इन्फो में जाके ग्रुप्स और लेजर को क्रिएट किया जाता है। तो हमने यहाँ पे पेरोल इन्फो को के जब अंदर एंटर किया तो देखिए हमारे सामने वो पूछ रहा है एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय ग्रुप। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, कैटेगरीज को क्रिएट करेंगे, ग्रुप्स को क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉयज को क्रिएट करेंगे। वन बाय वन हम इसका मीनिंग भी पता करेंगे और कैसे क्रिएट करना है वो भी बात करेंगे। अब एम्प्लॉय कैटेगरीज, कैटेगरीज में मान लीजिए जो है आपके 2 ऑफिसेज हैं अलग अलग, आप उन ऑफिसेज के एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं ब्रांच 1 ब्रांच 2 करके। अभी हम यहाँ ये मानेंगे कि हमारा जो है एक ही जो है हमारे एंटरप्राइज है, एक ही हमारी जो है जगह है जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, तो हम यहाँ पे कैटेगरीज क्रिएट नहीं कर रहे हैं। और एम्प्लॉय ग्रुप, अब एम्प्लॉय ग्रुप में चलते हैं। अगर आप करना चाहें तो कोई जैसे सिंगल कैटेगरी, मल्टीपल कैटेगरी, क्रिएट में जाएं, यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं और क्रिएट हो जाएगी। और अगर नहीं तो आप सीधा हम ग्रुप में चलते हैं। मान लीजिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है और सभी डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग काम करते हैं। तो हमने क्या किया कि हम पहले सब अलग अलग ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए, देखिए ये बिजनेस पे डिपेंड करता है किस तरह की ग्रुपिंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है। मान लीजिए आपने जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन, मार्केटिंग, HR इस तरह के ग्रुप ना होकर लेबर, क्लरिकल, मैनेजरियल इस तरह के ग्रुप हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस में आपने किस तरह से मैनेज किया हुआ है एम्प्लॉयज़ को, किस तरह से किन भागों में उन्हें बांटा हुआ है, उसी तरह से आप उनकी ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम ग्रुप में चलते हैं, सिंगल और मल्टीपल ग्रुप। और सिंगल ग्रुप मतलब एक ही ग्रुप क्रिएट होगा एक बार में, और मल्टीपल ग्रुप मीन्स एक ही बार में एक से ज्यादा ग्रुप क्रिएट हो जाएंगे। सिंगल ग्रुप क्रिएट करते हैं पहले। कैटेगरी प्राइमरी हमने रख लिया इसे, और नेम मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अंडर प्राइमरी ग्रुप है हमारा, मेन ग्रुप है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है डिफाइन सैलरी डिटेल। देखिए यहाँ पे ये बात समझने की जरूरत है कि वो कह रहा है कि क्या डिपार्टमेंट की सैलरी आपने यहाँ पे डिफाइन करनी है। अगर आप यस कर देते हो तो पूरे डिपार्टमेंट के लिए सैलरी को डिफाइन कर दिया जाएगा। लेकिन होता क्या है कि हमारे रियल लाइफ में हर डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके के लोग काम करते हैं और उनकी सैलरी भी अलग अलग होती है। कुछ ज़्यादा स्किल्ड हैं, कम हैं, सबका लेवल अलग है, कोई हायर पोस्ट पर काम कर रहा है, कोई लोअर पोस्ट पे काम कर रहा है। तो डिपार्टमेंट में अगर अलग अलग लेवल के लोग हैं तो आप सेम सैलरी सब पे डिफाइन नहीं कर सकते हो,
ठीक है, तो वहां पर आप इसको नो रहने दें। लेकिन अगर मान लीजिए आप पूरे डिपार्टमेंट की सैलरी सेम है, सेम लेवल पे लोग काम कर रहे हैं और आप सबके लिए सेम सैलरी डिफाइन कर रही हैं, तो आप तब इसे यस कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे नो रख रही हूँ और मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इतना समझा रही हूँ कि डिपार्टमेंट हमने कैसे क्रिएट किया, एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट कर दिया। इसी तरह मैं आपको एक और ग्रुप मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया, यहाँ हमने प्राइमरी है, नो एक्सेप्ट कर दिया। इसी तरह मान लीजिए हमारे सेल्स डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है प्राइमरी, और इस तरह से हमने जो है अलग अलग डिपार्टमेंट ग्रुप क्रिएट कर दिए हैं। अब हम बाहर आते हैं, मल्टीपल ग्रुप में हम एक साथ बहुत सारे क्रिएट कर सकते थे। अब देखिए एम्प्लॉय ग्रुप के बाद एम्प्लॉयज को मैं अभी स्किप करके आगे चलती हूँ और हम फिर से बाद में एम्प्लॉयज पे आएंगे। यूनिट्स, यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है कि किस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज के काम को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, आपके एम्प्लॉयज जो काम करते हैं आप उनको किस तरह से पेमेंट कर रहे हैं। आप डे के हिसाब से उनका रिकॉर्ड रख रहे हैं या फिर आप आवर्स के हिसाब से काम करवाते हैं उनसे, आप मिनट्स के हिसाब से काम कराते हैं या फिर आप प्रोडक्शन के हिसाब से काम कराते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई एम्प्लॉय हैं, ठीक है, आपका काम ऐसा है कि आप पीसीज में काम करवाते हैं कि किसी ने 50 पीस बना दिए, किसी ने 52 बना दिए, किसी ने 49 पीसेज आज बनाई। ठीक है, तो यूनिट क्या हुआ? पीसेज हुआ। लेकिन अगर आप पीसेज में नहीं, यानी कि प्रोडक्शन बेस ना, प्रोडक्शन के हिसाब से आप सैलरी ना देकर टाइम के बेसिस पे दे रहे हैं कि 4 घंटे काम किया, 5 घंटे काम किया, 8 घंटे काम किया, तो वहां पर आपकी यूनिट क्या होगी? आवर्स होगी। तो यहाँ पे हम यूनिट क्रिएट करते हैं, यूनिट्स क्रिएट में जाएंगे और इसमें भी मैं आपको बता दूं, वो पूछता है टाइप, टाइप है सिंपल। सिंपल मतलब जब हम जैसे कोई भी यूनिट क्रिएट कर रहे हैं, एक सिंगल यूनिट क्रिएट कर रहे हैं, जैसे आवर्स, मिनट्स, डेज, ये हमारी क्या होगी? सिंपल। ठीक है, और अभी मैं आपको कंपाउंड यूनिट के बारे में भी बताऊंगी। पहले एक सिंपल यूनिट हम क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए हम आवर्स के हिसाब से जो है अपने एम्प्लॉयज को पैसे देते हैं, तो हमने सिंबल रख लिया HRS और जो उसका फॉर्मल नेम है आवर्स। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस अभी मैं 0 ही रख रही हूँ, एक्सेप्ट 0। और यहाँ पे फिर से एक मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ डे, फॉर्मल नेम डेज, एक्सेप्ट। ये हमने 2 सिंपल यूनिट क्रिएट कर दी, डेज और आवर्स। अब मान लीजिए ये देखिए, अब कंपाउंड यूनिट क्रिएट करते हैं। कंपाउंड का मीनिंग क्या है? कंपाउंड मीन्स कि 2 यूनिट का मिलना, यानी कि जब एक यूनिट को दूसरी यूनिट में किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा, हम यहाँ पे कंपाउंड लेते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको कंपाउंड यूनिट हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो पूछता है, देखो हमने यहाँ पे डेज और आवर्स बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो वही पूछेगा कि आपने किसको किस में कन्वर्ट करना है। आप आवर्स को डेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि 5 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे, या आप ये कहना चाहते हैं कि 1 डे इज इक्वल टू 5 आवर्स। आपकी फर्स्ट यूनिट क्या है और आप फर्स्ट यूनिट को सेकेंड यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने ये कहा कि डे, फर्स्ट यूनिट मेरी क्या है? डे है। डे कन्वर्जन कैसे होगा कि मेरा जो डे है, मैंने डे किसको माना है? दिन किसको माना है? 8 घंटे का एक दिन माना है, डे ऑफ 8 आवर्स। तो ये मेरी एक यूनिट बन गई जिसे हम कंपाउंड यूनिट कह रहे हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ डिस्प्ले में जाके, 3 यूनिट बनी, डे, डे ऑफ 8 आवर्स और आवर्स, ये 3 हमने यूनिट क्रिएट कर दी। उसके बाद आगे चलते हैं अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप में। अब इसमें देखिए अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप में वो क्या पूछता है, क्या होता है ये कि आप अपने एम्प्लॉयज की अटेंडेंस कैसे रिकॉर्ड करेंगे, प्रेजेंट के बेस पर, एब्सेंट के बेस पर, ठीक है, या प्रोडक्शन के बेस पर। तो अब यहाँ पर हम इसको क्रिएट करते हैं, क्योंकि अटेंडेंस भी तो रिकॉर्ड करेंगे तभी सैलरी बनेगा। अब अटेंडेंस हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। नेम, नेम क्या रखना चाहते हैं आप? प्रेजेंट रखना चाहते हैं कि हम कैसे अटेंडेंस रिकॉर्ड करेंगे, प्रेजेंट एब्सेंट, जैसे हम क्लासेस में भी करते हैं कि कौन बच्चा कितना प्रेजेंट है, कितने दिन प्रेजेंट रहा, कितने दिन एब्सेंट रहा। ठीक है, तो ऐसे हमने प्रेजेंट एक यूनिट, एक हमने अटेंडेंस टाइप क्रिएट कर लिया, नेम इज इक्वल टू प्रेजेंट। और अंडर प्राइमरी यूनिट है, प्राइमरी है मतलब अलग मेन है ये। और अटेंडेंस टाइप, अब इसको किसके
किसके अंडर आप लेंगे, अटेंडेंस टाइप क्या है ये। देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपको दिख रही होगी। अटेंडेंस लीव विद पे, ये क्या है, प्रेजेंट आप किसे मानते हैं कि जब आप कोई, आप जिसको छुट्टी पर भी जिसको पे दी जाए वो प्रेजेंट है एक तरह से, और प्रेजेंट अगर है तो आपको यू हैव टू पे हिम फॉर दैट डे। ठीक है, तो हम इसे क्या लेंगे, अटेंडेंस टाइप क्या लेंगे, लीव विद पे। प्रेजेंट क्या मानी जाएगी, अटेंडेंस मानी जाएगी, और अगर वो छुट्टी भी है और अगर जिस छुट्टी के आप उसके पैसे भी दे रहे हैं तो वो प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, अटेंडेंस ऑब्लिक लीव विद पे। एक्सेप्ट करा लिया हमने इसको। फिर हमने एक और बनाया एब्सेंट, और अंडर प्राइमरी और अटेंडेंस टाइप। अब एब्सेंट किसे कहते हो आप, एब्सेंट होता है कि लीव विदाउट पे, जिसके लिए आपको पैसे नहीं मिलते हैं, तभी तो आप एब्सेंट माने गए, एब्सेंट हो तभी आपको पैसे नहीं मिले, एक्सेप्ट करा लिया। अब एक क्या होता है ओवर टाइम, समटाइम्स हम ओवर टाइम कर लेते हैं। ठीक है, तो ओवर टाइम क्रिएट करेंगे यहाँ पर। ओवर टाइम जो है, अब यहाँ पे इसका टाइप क्या है, ओवर टाइम नॉर्मली क्या होता है, प्रोडक्शन के हिसाब से होता है। ठीक है, कि कितना हमने ज्यादा प्रोडक्शन किया, तो हमने इसको क्या ले लिया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। अब यूनिट कैसे लेंगे इसकी, आप किस तरह से ओवर टाइम देखते हो एम्प्लॉइज का, कि वो कितने घंटे ज्यादा काम किया। ठीक है, तो हम मान लीजिए हमारी ओवर टाइम की यूनिट क्या है, आवर्स है, कि मान लो कोई एम्प्लॉय है एक दिन 8 घंटे का है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ एम्प्लॉयज 9 घंटे काम कर रहे हैं, 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो आवर्स में वो ओवर टाइम कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे आवर्स ले लिया, एक्सेप्ट करा दिया। तो इस तरह से हमने अटेंडेंस टाइप भी बना दिया। अब उसके बाद हम चलते हैं, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट है पे हेड। अब पे हेड में क्या है, पे हेड में चलते हैं हम, और क्रिएट। तो पे हेड होता क्या है, पे हेड मीन्स कि हम अपने एम्प्लॉयज को क्या पे कर रहे हैं, किस किस नाम से पे कर रहे हैं। देखिए पे करने के भी अलग अलग तरीके से पे किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा सैलरी, मेरी इतनी सैलरी है, मुझे इतना डीए मिलता है, मुझे इतना एचआरए मिलता है। तो ये सब क्या है, कंपोनेंट है, हमारी अर्निंग के कंपोनेंट्स हैं। तो हमारी जो टोटल अर्निंग है उसका एक पार्ट क्या हो गया, सैलरी मिल रही है हमें, दूसरा पार्ट क्या है, हमें अलाउंसेस मिलते हैं। तो हम अपने एम्प्लॉयज को क्या क्या पे कर रहे हैं, तो हमें वो पे हेड क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो पे हेड हमने गए, हम क्रिएट किया हमने। सबसे पहले तो हम देखो, हम कोई भी हो हम उसे क्या देते हैं, सैलरी देते हैं। तो एक तो हमने यहाँ पे क्या क्रिएट कर लिया, बेसिक सैलरी, एक हेड क्रिएट कर लिया बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी क्या है, अब पे हेड टाइप चूज करना है कि ये सैलरी जो है, हम जो पे हेड क्रिएट कर रहे हैं उसका टाइप क्या है। देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये देखिए, ये स्क्रीन पे बोनस, क्या ये बोनस है, नो, ये बोनस का पार्ट नहीं, सैलरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ बोनस, बोनस इज अ पार्ट ऑफ आवर अर्निंग बट सैलरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ बोनस, बोनस नहीं है ये डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज नहीं है। अब देखिए डिडक्शन क्या है, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, कटौती। कटौती जो है कि एम्प्लॉय की सैलरी में से जो है कुछ कुछ तरह की कटौतियां करनी पड़ती हैं, जैसे इनकम टैक्स, टीडीएस काटना पड़ता है, उनके एक हिस्सा जो है प्रोविडेंट फंड में जमा कराना पड़ता है। तो इस तरह की, क्या ये डिडक्शन है, नहीं ये डिडक्शन भी नहीं है। तो ये क्या है, ये तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज है। ठीक है, तो बेसिक सैलरी क्या है उसका टाइप, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज है वो। ठीक है, ये एम्प्लॉय की नेक्स्ट, जैसे वो कह रहे हैं एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन है, क्या वैधानिक कोई कटौती है, नहीं वो भी नहीं है। कोई एम्प्लॉयर का अदर चार्ज है, वो भी नहीं है ये। क्या एम्प्लॉयर के द्वारा किया गया कंट्रीब्यूशन है, कोई वैधानिक कंट्रीब्यूशन है, ये वो भी नहीं है। ये ग्रेच्युटी है, ये वो भी नहीं है। सैलरी क्या है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज है, तो हम इसको कहाँ ले लेंगे, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज में। अब ये किस तरह का इसका इनकम टाइप है, ये फिक्स्ड, आप फिक्स बेस पे सैलरी देते हो या फिर आप वेरिएबल बेस पे देते हो। अगर चेंज होता रहता है तो वेरिएबल, अगर फिक्स्ड देते हो पर मंथ तो वो किस में आ जाएगा, फिक्स। नॉर्मली फिक्स्ड होता है, हम फिक्स्ड लेंगे। अच्छा, सैलरी जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है या आपका इनडायरेक्ट, सैलरी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर लेंगे। अफेक्ट नेट सैलरी, क्या ये नेट सैलरी को इफेक्ट करे, यस। इसका नाम क्या, पे स्लिप में इसका नाम क्या हो, बेसिक सैलरी के नाम से ही शो हो जाए। ग्रेच्युटी के लिए इसको यूज करना है,
ग्रेच्युटी वो लमसम अमाउंट होता है जब एक एम्प्लॉय रिटायर होता है तब उसको एक लमसम अमाउंट पे किया जाता है उसकी सेवा के लिए जो उसने इतने साल अपनी सेवा ऑर्गेनाइजेशन के को दी है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम एक बेसिक जो है आपको सिस्टम समझा रहे हैं, पेरोल सिस्टम। अभी हम ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन को इसमें से दूर रखेंगे और हम इसको ये मानेंगे कि हम ग्रेच्युटी को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम इसको नो रखेंगे। और इसी तरह हम इनकम टैक्स डिटेल को भी नो रखेंगे। और नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन टाइप। अब देखिए सैलरी को कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे आप। देखो इसमें आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपके पास 5 ऑप्शंस आ रही हैं। फर्स्ट है कि एज कंप्यूटेड वैल्यू। आप इसका मीनिंग समझिए। जब जब ये होता है कि एज कंप्यूटेड वैल्यू, इसका मतलब क्या, सैलरी सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाए, कंप्यूटेड वैल्यू कंप्यूट करके जो आए। अब कंप्यूट कैसे करके आएगी, जो फॉर्मूला आप बताएंगे आप टैली को कि इस फॉर्मूले से सैलरी को कैलकुलेट किया जाए, तो वैसे वो कंप्यूट कर देगी। लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं कि सैलरी कैसे पे की जाती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, अटेंडेंस के बेसिस पर कि कोई कोई पर्सन कितने दिन प्रेजेंट रहा, उसकी कितनी सैलरी बन रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सैलरी को ऑन अटेंडेंस लेना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे मैंने अभी कहा एज कंप्यूटेड वैल्यू मीन्स कि जो फॉर्मूला आप टैली को बताएंगे उससे टैली जो कंप्यूट करेगी उसे कहते हैं कंप्यूटेड वैल्यू। यूजर डिफाइंड वैल्यू होता है कि वो वैल्यू जो आप खुद मैनुअली इसमें पुट कर दोगे कि इतनी वैल्यू जो है हम इसको पर मंथ इतना देंगे। ठीक है, फ्लैट रेट, एक फ्लैट रेट रख दिया कि भी हाँ भाई सैलरी जो है इतने रेट से पे की जा रही है। ऑन अटेंडेंस, लेकिन हमारी सैलरी किस पे डिपेंड करती है, अटेंडेंस पे। देखिए सैलरी मान लीजिए आपकी 20,000 है, लेकिन 20,000 आपको पूरी कब मिलेगी, जब आप पूरे दिन प्रेजेंट रहोगे। अगर आपकी अटेंडेंस ये कहती है कि आप जो है सिर्फ 15 दिन आए हो या आधा आधा टाइम आए हो, तो आपको आधी सैलरी मिलेगी। तो आपकी सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, ऑन अटेंडेंस। तो हमने यहाँ पे ऑन अटेंडेंस ले लिया। अब अटेंडेंस कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, अटेंडेंस कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसके बेसिस पर, देखो दो तरीके हैं कहने के, कि हम ये कहें कि आप 20 में से 15 दिन आए, या हम ये कहें आप 20 में से 5 दिन एब्सेंट रहे। तो हमने कौन सा तरीका लेना है, प्रेजेंट वाला या एब्सेंट वाला। तो हम कह रहे हैं कि हम इसको प्रेजेंट के बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन पीरियड क्या हो, सैलरी हम कैसे देंगे, पर मंथ। ठीक है, अब पर मंथ, फिर से वही बात कि वो मंथ, अब वो कहता है कि बेसिस ऑफ कैलकुलेशन क्या हो, एज पर कैलेंडर पीरियड। देखो आपने कहा मंथ, अब वो मंथ में भी हम जानते हैं कि किसी महीने में 30 दिन, किसी दिन महीने में 31 दिन होते हैं, किसी महीने फरवरी के महीने में 28 दिन भी होते हैं। तो वो कैसा ले, कैसे उसको कैलकुलेट करेगा, तो क्या आप बताएंगे कि मंथ कितने दिनों का मानना है, या वो कैलेंडर मंथ ले लेगा। तो ये, अब अगर आप रखेंगे कि एज पर कैलेंडर पीरियड, तो वो कैलेंडर मंथ ले लेगा। अगर आप कहेंगे यूजर डिफाइंड, तो वो यहाँ पर क्या कर देगा, आप जो कहेंगे कि मंथ कितने दिनों का माना जाए, वो उतने दिनों को मान लेगा। मान लीजिए आप कहते हो कि जो है मेरा जो एक मंथ में नॉर्मली 4 संडे होते हैं और मैं एक महीने को 26 दिन का मानूंगा। ठीक है, तो आपने ये कह दिया कि महीना जो है, एक मंथ जो है उसको कितने का मानना है, 26 दिन। देखिए यहाँ पे एक फर्क पड़ जाएगा। मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 है और आपने यहाँ पे अगर कैलेंडर मंथ लिखा और उस मंथ में 30 दिन है, तो 20,000 डिवाइडेड बाय क्या हुआ, 30, और मल्टीप्लाइड बाय जितने दिन आप प्रेजेंट रहे उतनी आपकी सैलरी। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि आपने कहा कि मंथ क्या है, मंथ 30 नहीं मानना, 26 दिनों का मानना है, तो वो क्या करेगा, 20,000 डिवाइडेड बाय 26 करेगा, इनटू मल्टीप्लाइड बाय क्या करेगा, जितने दिन आप प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करेगा, नॉट एप्लीकेबल राउंडिंग मेथड, और आप इसको एक्सेप्ट करा लिया आपने। तो आपका एक पे हेड बन गया, दैट इज बेसिक सैलरी। अब आपका दूसरा पे हेड हम बनाते हैं, दैट इज डियरनेस अलाउंस। अब डियरनेस अलाउंस क्या होता है, महंगाई भत्ता। इन्फ्लेशन को मीट आउट करने के लिए, कोप अप करने के लिए जो है कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है। वो, तो ये महंगाई भत्ता जो है उसका टाइप क्या है, वो भी एक अर्निंग ही होती है एम्प्लॉयज के लिए, उनकी कमाई है जो उसको सैलरी के अलावा जो है मिल जाती है।
इनकम टाइप क्या है, फिक्स्ड है। अगर डीए जो है फिक्स्ड है, उसके आपने फिक्स कर रखा है कि इतना परसेंट आपको दिया जाएगा, ये नहीं कि हर महीने ही वो उसका जो अमाउंट है वो चेंज वेरिएबल आप करते हैं, तो आप इसको फिक्स्ड लेंगे। और ये भी सैलरी इनडायरेक्ट में लिया आपने, इसको भी इनडायरेक्ट में रखेंगे हम। नेट सैलरी को इफेक्ट करे, यस। नाम क्या रखा जाए, इसका शॉर्टकट रख लेते हैं डीए। ग्रेचुटी और इसको अभी हमने इग्नोर किया है। और कैलकुलेशन टाइप, अब यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप फिर से समझ लीजिए कि अब डीए का क्या कैलकुलेशन टाइप हो। हम यहाँ पर ये कहते हैं कि सैलरी का 10% डीए होना चाहिए। हम एक फॉर्मूला बताना चाहते हैं कि वो अटेंडेंस के बेस पे नहीं होता है डीए। डीए क्या होगा, सैलरी का 10% हमने लगा दिया फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज कंप्यूटेड वैल्यू लिया, ठीक है। जैसे हमने कंप्यूटेड वैल्यू लिया तो देखिए अब वो कहता है कंप्यूट, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कंप्यूट ऑन करंट डिडक्शन, करंट अर्निंग या करंट सब टोटल पे लेना है, या ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। हम कहते हैं हम फॉर्मूला बताएंगे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, इसको कैलकुलेट किया जाए। तो क्या फॉर्मूला हम लगाना चाहते हैं कि बेसिक सैलरी का 10%। तो उस एड पे हेड हम देख रहे हैं, यहाँ हमारा पे हेड कौन क्रिएटेड है, बेसिक सैलरी क्रिएटेड है, ये हमने चूज कर लिया बेसिक सैलरी, और अभी हमारा क्रिएट ही नहीं है। अगर हम सैलरी का ही परसेंटेज दिए होता है, अगर मान लीजिए किसी और का परसेंटेज लेना है, मान लो एचआरए बेसिक सैलरी प्लस एचआरए का डीए, डीए जो है इन दोनों का परसेंट हो, तो पहले आप एचआरए क्रिएट कर लो। तो अभी हमने बेसिक सैलरी लिया, एंड ऑफ लिस्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर स्पेसिफाइड फॉर्मूला के सामने लिखा हुआ है बेसिक सैलरी, कि बेसिक सैलरी पे इसको कैलकुलेट किया जाएगा 1 अप्रैल 2020 से, और परसेंटेज क्या होगी, 10%, ठीक है। इसे एक्सेप्ट करा लिया। उसके बाद एक और हम बनाते हैं, उसका नाम है हाउस रेंट अलाउंस। हम पे कर रहे हैं, ये भी क्या है, अर्निंग है एम्प्लॉइज के लिए। इनकम टाइप ये भी क्या है, फिक्स्ड है। इनडायरेक्ट में इसे भी लेते हैं हम, यस। इसका शॉर्टकट रख देते हैं एचआरए। अब यहाँ पे भी हम एक फॉर्मूला लगा देते हैं कि अगर मान लीजिए अगर आप हाउस रेंट अलाउंस फ्लैट रेट पर देते हो, फ्लैट रेट मतलब कि आपने एम्प्लॉयज को हर महीने के 1000 रुपए दे दिए कि ये 1000 रुपए मिलेंगे आपको हाउस रेंट अलाउंस के भी, आप चाहे अपने घर में रहते हैं चाहे आप में जो है किराया देते हैं, तो आप सबको एचआरए मिलेगा और जो है 1000 रुपीज, ठीक है। तो वो फ्लैट रेट हो गया, तो आप फ्लैट रेट ले सकते हो। लेकिन अगर आप कोई फॉर्मूला लगाना चाहते हैं फिर से, तो आप कंप्यूटेड वैल्यू लेंगे। अगर आप मैनुअली लिखना चाहते हैं कि कितना मैं दूंगा, तो वहां पर आप एज यूजर डिफाइंड वैल्यू ले लो, ठीक है। अटेंडेंस के बेस पे है तो आप अटेंडेंस के बेस पे ले लो। प्रोडक्शन के बेसिस पर जो है अगर आप देना चाहते हैं तो प्रोडक्शन के बेसिस पे दे दो। लेकिन होता क्या है, आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि किसको किसके तहत लिया जाना चाहिए, ठीक है। तो एचआरए जो है वो हम कंप्यूटेड वैल्यू के तहत लेंगे, और फिर उसके बाद ये स्पेसिफाइड फॉर्मूला हम बताएंगे। बेसिक सैलरी हमने ले लिया, हमने फिर एक और पे हेड ऐड किया, ऐड पे हेड पे गए हम, डीए लिया हमने कि हमारा एंड ऑफ लिस्ट किया हमने कि हमारा जो एचआरए है उसकी कैलकुलेशन कैसे हो। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं स्पेसिफाइड फॉर्मूला क्या दिखा रहा है, बेसिक सैलरी प्लस डीए, कि बेसिक सैलरी प्लस डीए का, ठीक है, कितना परसेंटेज, मान लीजिए 5% हम पे करते हैं, 5%, ठीक है। तो ये हमारा एचआरए कितना पे किया जाएगा, क्या फॉर्मूला हमने टैली में फीड कर दिया, बेसिक सैलरी प्लस डीए का 5%। तो इस तरह से आप जो भी पे हेड क्रिएट करना चाहें आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आज मैंने आपको एम्प्लॉय की ग्रुप बनाना, यूनिट क्रिएट करना, अटेंडेंस टाइप और पे हेड बनाना जो है सिखाया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे आगे कि किस तरह से जो है सैलरी को डिफाइन किया जाता है, एम्प्लॉयज क्रिएट किए जाते हैं, और पेरोल अटेंडेंस कैसे रिकॉर्ड की जाती है, और किस तरह से सैलरी कैलकुलेट की जाती है, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।